हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर्स, आज यानी 28 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने SMEs और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी ICCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपने बताना है आप लोगों ने कि कौन सा वह बैंक है जिसने ICCI के साथ समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है SBI, सेकंड ऑप्शन है PNB, थर्ड ऑप्शन है ICICI और फोर्थ ऑप्शन है HDFC। तो यहाँ अपना दिमाग लगाइए और कमेंट कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा जो चारों ऑप्शन में से सही है वह कौन सा है। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, HDFC यानी HDFC बैंक ने ICCI के साथ क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं आपको। जो ICCI, देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना कीजिएगा। ICICI जो है वो एक अलग है, वो बैंक है। ICICI अलग बैंक है और यहाँ ICCI की बात कर रहे हैं। तो ICCI यानी ICCI का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली के अंदर है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ICCI के अध्यक्ष जो हैं रितिका यादव हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। और इसके साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि HDFC जो बैंक है, HDFC का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और HDFC बैंक के वर्तमान में MD और जो CEO हैं शशिधर जगदीशन है और ये किसके स्थान पर है, आदित्यपुरी के स्थान पर है। और आपने अगर अकाउंट खुलाया हुआ है आपका HDFC बैंक में तो वहाँ आपने देखा होगा HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो यह कुछ जानकारी थी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न आज का हमारा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। आपके सामने 3 कथन दिए हुए, आपने विचार करने कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट जो कथन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने अक्टूबर 2020 के लिए 8 कोर उद्योगों का सूचकांक जारी किया है। सेकंड कथन है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का संयुक्त सूचकांक अक्टूबर में 124.2 रहा, जिसमें अक्टूबर 2019 की तुलना में 2.5% गिरावट दर्ज की गई है। और तीसरा कथन है, जुलाई 2020 में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को संशोधित कर नेगेटिव के अंदर माइनस में 7.6% कर दिया गया है। तो यहाँ आपके सामने ये 3 कथन है, आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। और 4 ऑप्शन है, क्या पहला कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ केवल 1, सेकंड कथन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है केवल कथन 2, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 3 और फाइनल लास्ट जो है चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको लगता है सिर्फ पहला कथन सही है तो ऑप्शन नंबर 1 लगाइए, आपको लगता है दूसरा कथन सही है तो ऑप्शन 2 लगाइए, आपको लगता है दूसरा और तीसरा दोनों सही है तो ऑप्शन C लगाइए और सारे सही लगते हैं तो ऑप्शन नंबर D लगाइए। तो यहाँ आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने ये प्रश्न है और अपना उत्तर कमेंट कीजिए। यहाँ आपको हम बता देते हैं कि तीनों ही कथन सही हैं और आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D होगा। देखिए फ़िलहाल अक्टूबर 2020 की अगर बात करें तो इस महीने के अंदर जो कोयला है, कोयले में जो प्लस यानी कोयले में वृद्धि हुई है कितनी, 11.6% वृद्धि रही है। जो हम 8 कोर उद्योग की बात कर रहे हैं, पहला उद्योग कोयला रहा है। दूसरा कच्चा तेल, गिरावट दर्ज हुई है इस मंथ के अंदर और पिछले मंथ तक का रिकॉर्ड है यानी अक्टूबर 2020 तक का रिकॉर्ड है। ये गिरावट रही है कितनी, 6.2% की। प्राकृतिक जो गैस है, तीसरा उद्योग जो है 8 कोर उद्योग की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्राकृतिक गैस में भी गिरावट रही है 8.6% की। रिफाइनरी उत्पाद चौथा उद्योग, उसमें 17% की गिरावट रही है। उर्वरक में बढ़ोतरी हुई है 6.3%। इस्पात में गिरावट है 2.7%।
सीमेंट के अंदर 2.8% की गिरावट है और बिजली के अंदर भी गिरावट दर्ज की गई है 10.5%। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बता दिया है हमने, ऑप्शन नंबर डी होगा, सारे ही कथन सही हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 4 ऑप्शन हैं, चीन, जापान, भारत, फ्रांस। तो यहाँ इस प्रश्न पर गौर कीजिए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी ओलंपिक होना है वह जापान के अंदर होना है। तो आपको बता देते हैं, जापान की राजधानी जो है टोक्यो, टोक्यो के अंदर ये ओलंपिक होना है। और कब होना है? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच, यानी अगले साल खेला जाएगा ये। और इसका आयोजन यानी लगभग ये टाइमिंग है जो 15 दिनों की लगभग अवधि है। 27 जुलाई शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक चलने वाला है। और यह जो होगा जापान, और जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर आप प्रश्न को देख पा रहे हैं। चौथा प्रश्न जो है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, वही कथन वाला प्रश्न है। तो आपके सामने 3 कथन है। फर्स्ट जो कथन है, हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ मेरीन पार्क अथॉरिटी के वैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि ला नीना जैसी वैश्विक मौसम की घटना भी ग्रेट बैरियर रीफ क्षेत्र का तापमान कम नहीं कर पाएगी। सेकंड जो कथन है, ला नीना की घटना सामान्यतः अल नीनो के पहले होती है, अर्थात ला नीना के बाद अल नीनो आती है। और तीसरा कथन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तीसरा कथन है, आपको विचार करना है इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके सामने स्क्रीन पर 4 प्रश्न हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो प्रश्न है आपको केवल फर्स्ट और 3, सेकंड प्रश्न है 1 और 2, थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है केवल 2 और 3, और फोर्थ दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3। तो यहाँ विचार कीजिए कि आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है और अपना उत्तर कमेंट कीजिए। तो चलिए हम बता देते हैं आपको आंसर। जो हमारा पहला कथन था, हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ मेरीन पार्क अथॉरिटी के वैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि ला नीना जैसी वैश्विक मौसम की घटना भी ग्रेट बैरियर रीफ क्षेत्र का तापमान कम नहीं कर पाएगी। तो यह बिल्कुल सही कथन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो कथन है, ला नीना की घटना सामान्यतः अल नीनो के पहले होती है, अर्थात ला नीना के बाद अल नीनो आती है। तो ये गलत है, ये घटना चेंज है, उल्टा होता है। ला नीना बाद में आता है और अल नीनो पहले आता है। और थोड़ा सा बता देते हैं कि अल नीनो जो है इंडिया के मानसून के लिए सही नहीं है, वहीं ला नीनो जो है वह बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो यहाँ ये तीसरा कथन भी सही है। तो आपका पहला और तीसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में लिखा था फर्स्ट और 3, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। तो कुछ बातें आपको बता देता हूँ इस प्रश्न से संबंधित। सबसे पहले ला नीना की बात बताई थी कि ला नीना जो घटना है, ला नीना की घटना सामान्यतः अल नीनो के बाद आती है, अर्थात अल नीनो के बाद ला नीना आती है। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अल नीनो के बारे में। अल नीनो जो है एक गर्म समुद्री जलधारा है और यह पश्चिमी प्रशांत सागर में पेरू के समुद्र तट के समीप प्रतिवर्ष क्रिसमस के आसपास उत्पन्न होती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ ये जो धारा है अल नीनो, ये मानसून को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा पूरे मतलब विश्व को ही ये प्रभावित कर देती है। तो अमेरिका तक इसका प्रभाव पहुंचता है। इस गर्म जलधारा से उत्पन्न होने, यानी ये जो गर्म जलधारा है इसके उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव है और भारतीय मानसून पर भी इसका प्रभाव देखने को पड़ता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब एल नीनो आता है, एल नीनो जब आता है तो भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, यानी बारिश कम होती है
और वहीं इसके विपरीत जब ला नीना आता है तो भारतीय मानसून अच्छा रहता है, यानी बारिश अच्छी होती है। तो दोनों ही घटना जो है अल नीनो की और ला नीना की भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अच्छा, इसके अलावा हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात कर रहे थे। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। और जो हमने प्रवाल भित्ति की बात की थी, तो जिसे हम प्रवाल भित्ति के अलावा कोरल रीफ भी कहते हैं। तो कोरल रीफ प्रवाल भित्ति जो है वह मूंगे की चट्टान होती है, मूंगे की चट्टान इनका नाम दिया जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। और जहाँ ये कौन से एरिया में होती है, कौन से समुद्रों में पाई जाती है, ये और ध्यान देने वाली बात है। कोरल रीफ प्राय उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों से मिलती है, जहाँ तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये कुछ जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा, प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कॉलेजों में वर्ष 2020-21 के लिए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिए जा रहे कितने प्रतिशत इन सर्विस आरक्षण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 50%, सेकंड 30%, थर्ड 15% और फोर्थ 10%। तो प्रश्न पर गौर कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है 50% बिल्कुल सही है। अगस्त 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को इन सर्विस डॉक्टरों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी जो नीट है, स्नातकोत्तर पीजी डिग्री पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण का लाभ प्रदान करने की अनुमति दे दी है। और निर्णय में क्या कहा गया था, सुनिए ध्यान से। निर्णय में कहा गया था कि राज्य को सूची 3 की प्रविष्टि 25 के तहत स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की जो शक्ति है वो राज्यों को प्राप्त है। और सूची जो 3 है, सूची 3 की प्रविष्टि संख्या 25 जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के अंदर तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित ये तीनों प्रकार की जो शिक्षा संबंधी प्रावधान पृष्ठीय संख्या 63, 64 और 65 के विषय रहे हैं, और यानी सूची 3 के अंदर है ये। और संविधान जो है, संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों को 7वीं अनुसूची के तहत 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल से संबंधित है कि 7वीं अनुसूची में जो दिया हुआ है, जो सूची 1 संघ सूची की, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 जो है समवर्ती सूची में वर्णित है। और नवंबर 2020 यानी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50% सुपर स्पेशलिटी सीटों के लिए राज्य के इन सर्विस उम्मीदवारों की काउंसलिंग कर इसे भरने की अनुमति दे दी है। यानी जो फर्स्ट में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, जिसने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो यह 5वां प्रश्न था हमारा। चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। 2 कथन आपको दिए हुए हैं। कथन फर्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3री वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो RE इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन, 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 यानी इसका उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये फर्स्ट कथन है। सेकंड कथन है, री इन्वेस्ट के पहले 2 संस्करण 2017 और 2019 में आयोजित किए गए थे। और 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको लगता है पहला कथन सही है और दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए। आपको लगता है पहला कथन गलत है और दूसरा सही है तो ऑप्शन बी लगाइए। आपको दोनों कथन सही लग रहे हैं तो ऑप्शन सी लगाइए और दोनों कथन गलत लग रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए। तो ध्यान दीजिए और उत्तर कमेंट कीजिए, बताइए उत्तर क्या कुछ है। चलिए आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पहला बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है। दूसरे में जो री इन्वेस्ट के जो पहले 2 संस्करण थे वह 2015 और 2018 में आयोजित किए गए थे। 2015 और 2018 में आयोजित किए गए थे। और जो री इन्वेस्ट 2020 अभी जो आयोजित किया जा रहा है, इसके आज जो विषय है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, और यानी इसको हम बोल सकते हैं नवाचार,
ट्रांजिशन के लिए नवाचार, और पूरा आप इस तरह से समझ सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवाचार, यानी इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। और आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये मालूम भी होना चाहिए कि भारत ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा का 175 GW और 2030 तक 450 GW का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमी जो अवार्ड है एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में ये अवार्ड दिए गए थे। तो यह कौन सा ड्रामा है? आपके चार ऑप्शन जो हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली क्राइम, थर्ड ऑप्शन है मेड इन हेवन और फोर्थ ऑप्शन है आश्रम। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में जो नेटफ्लिक्स वगैरह चल रहे हैं ये काफ़ी मतलब चर्चा में है। यहाँ पर जो ड्रामा वगैरह या जो सीरियल वगैरह दिखाए जाते हैं उन्हीं में से ये अवार्ड दिया गया है। तो आप उत्तर कमेंट कीजिए अपना। तो इसका जो आंसर है 7th का बी है, दिल्ली क्राइम। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम आपको। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स ने नेटफ्लिक्स की भारतीय सीरीज दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया है। और रिची मेहता द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस शेफाली शाह ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का किरदार निभाया है, जिसे 2012 में दिल दहला देने वाले गैंगरेप और हत्या के आरोपियों को खोजने का काम सौंपा जाता है। वहीं एमी अवार्ड्स जो है इसमें अर्जुन माथुर जो एक्टर हैं अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो की ओरिजिनल वेब सीरीज मेड इन हेवन के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड जो मिला है, हालांकि यह अवार्ड बिल्ली बेराट को रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए मिला है। तो यह इस वेब सीरीज का प्रश्न था। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो 8वां जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने री इन्वेस्टमेंट 2020 वर्चुअल सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश किए जाने की बात कही है। इससे संबंधित निम्न कथनों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यानी 2 कथन दिए हैं, री इन्वेस्टमेंट 2020 से जुड़े हुए 2 कथन दिए हुए। तो री इन्वेस्टमेंट 2020 से आपको जुड़े हुए 2 कथन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कथन है, वर्तमान में अक्षय ऊर्जा क्षमता मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। और दूसरा कथन है, सौर पैनल को ही सौर मॉड्यूल कहा जाता है। सौर मॉड्यूल एक एकल फोटोवोल्टिक सेल का पैनल होता है जिसमें कई आपस में व्यवस्थित रूप से जुड़े सौर सेल लगे होते हैं। 2 कथन है, आपको बताना दोनों में से कौन सा सत्य है। आपको लगता है पहला सत्य है तो ऑप्शन ए लगाइए, दूसरा लग रहा है तो दूसरा लगाइए ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है दोनों ही गलत है तो ऑप्शन सी लगाइए, और आपको लगता है कि दोनों सही कथन है तो ऑप्शन डी लगाइए। चलिए विचार कीजिए, बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ आपका पहला कथन जो है वह गलत है। क्यों गलत है बता देता हूँ आपको। यानी आपका सिर्फ दूसरा ही कथन सही है, फर्स्ट कथन आपका क्या है, गलत है। देखिए फर्स्ट कथन में दिया था वर्तमान में अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, तो दूसरा नहीं है, यहाँ पर चौथा बड़ा देश है। तो आपका जो गलत जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी सॉरी पहला कथन गलत है। सही जो है ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में भारत और कौन सा देश रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? वर्ष 2019 में भारत ने इस देश की राजधानी मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के लिए पुनर्विकास के लिए $4.2 मिलियन की परियोजना शुरू की थी। फर्स्ट ऑप्शन कुवैत, सेकंड इजराइल, थर्ड बहरीन और फोर्थ ईरान।
तो यहाँ आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, बहरीन। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं। बहरीन जो है खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक सदस्य है और यूएसए की मध्यस्थता में इजराइल तथा यूएई के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और भारत और मतलब बहरीन का जो इतिहास है लगभग 5000 वर्ष पुराना है। जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसी वक्त बहरीन के अंदर दिलमन सभ्यता थी और माना जाता है कि उस वक्त जो भारत और बहरीन के बीच व्यापार होता था मसालों और मोती का व्यापार होता था। मतलब काफ़ी पुराने एक तरीके से रिश्ते समझे जाते हैं भारत और बहरीन के बीच। चलिए फाइनल प्रश्न, आज का 10वां प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। फर्स्ट कथन है, हाल ही में BEDF की 8वीं वार्षिक आम बैठक 24 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर M अंगामुथु ने की थी। फर्स्ट कथन है। सेकंड कथन है, बासमती निर्यात विकास संगठन BEDF एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसकी स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा की गई है। और थर्ड कथन है, पिछले 10 वर्षों में बासमती चावल का निर्यात में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। 2009-10 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 2.17 मिलियन MT था और 2019-20 के दौरान भारत ने $4,331 मिलियन के मूल्य के 4.45 मिलियन MT टन बासमती चावल का निर्यात किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। फर्स्ट कथन है, फर्स्ट ऑप्शन है, आपको लगता है पहला और तीसरा कथन सही है तो ऑप्शन ए लगाइए। आपको लगता है पहला दूसरा सही है तो ऑप्शन बी लगाइए। आपको लगता है दूसरा तीसरा सही है तो ऑप्शन सी लगाइए और आपको सारे कथन सही लगते हैं तो ऑप्शन डी लगाइए। तो आपको बता देते हैं यहाँ सारे ही कथन सही है, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको बता देते हैं, भारत निर्यात के मामले में बासमती चावल, भारत से निर्यात के मामले में जो बासमती चावल है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है और इसका प्रमुख बाजार जो भारत के अलावा सऊदी अरब, UAE, ईरान, यूरोपीय संघ, USA है। और बासमती चावल एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत है, यानी इसका GI टैग अपने को मिला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के यह टोटल 10 प्रश्न थे करंट अफेयर के। आज दिनांक 28/11/2020, 28 नवंबर 2020। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न सभी अच्छे लगे होंगे। इन प्रश्नों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप का नाम है SK गुरुकुलम। वहाँ आपको ये प्रश्न क्विज के रूप में मिल जाएंगे। मतलब आज के दिनांक 28/11/2020 के अगर क्विज चलाएंगे तो आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।